बुधवार को तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक दिन पहले ही उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया और आज सुबह 11 बजे से 2 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में उनके कामराज मार्ग स्थित आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे, जबकि 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच सेना से जुड़े लोग बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इसके बाद उनके कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कामराज मार्ग से होते हुए 3 मूर्ति, 11 मूर्ति, फिर धौलाकुआं होते हुए सीडीएस रावत की अंतिम यात्रा बरार स्क्वायर तक पहुंचेगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार हुए सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 शहीदों के पार्थिव शरीर एक दिन पहले देर शाम दिल्ली लाए गए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। एनएसए अजीत डोभाल और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी सीडीएस रावत और दूसरे शहीदों को श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट पहुंचे। इस बीच वहां मौजूद शहीदों के परिवार वालों के आंसू नहीं थम रहे थे। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 13 लोगों के पार्थिव शरीर कल दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी मौजूद थे। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नमन किया। आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे ने भी सलाम किया और एनएसए ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। परिजनों में शोक की लहर है और परिजनों से मिलकर पीएम मोदी ने ढांढस भी बंधाया। तमिलनाडु से वायुसेना के एयरबेस से चला विमान शाम 7:30 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सभी अधिकारियों और सैनिकों के पार्थिव शरीर वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलीज विमान से लाए गए और यह भारी भरकम विमान शाम 7:30 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर पहले ही शहीदों के सम्मान के लिए सेना ने कार्यक्रम रखा था। कुछ शहीदों के परिवार भी पालम एयरपोर्ट पर पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। तिरंगे में लिपटे शव एक एक कर विमान से उतारे जाने लगे। वायुसेना के अधिकारी छाती पर बहादुरी के मेडल और कंधों पर बहादुरी की विरासत को लेकर आगे बढ़ते रहे। सबसे पहले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर विमान से उतारकर सामने रखी मेज तक पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पर जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सभी शहीदों की तस्वीरें पहले से रख दी गई थीं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। दिल्ली में भी उनके घर के सामने लोग उनके पोस्टर लेकर पहुंचे, उन्हें याद किया। जनरल रावत फौज के सबसे बड़े अफसर तो थे ही, लोगों के बीच भी बेहद लोकप्रिय थे और यही वजह रही कि लोगों को जब उनके पार्थिव शरीर के दिल्ली लाए जाने की जानकारी मिली तो वो पहले ही उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए ये लोग हाथों में उनकी तस्वीरों वाले पोस्टर लेकर पहुंचे। उन तस्वीरों पर फूल मालाएं भी चढ़ाई गईं। सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद उनके घर के सामने लोग इकट्ठा हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे पहले वायुसेना और नेवी के सीनियर अधिकारी भी लगातार उनके सरकारी आवास आते जाते रहे। वहां पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई। इस बीच वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में यह हेलीकॉप्टर अचानक बादलों के बीच में जाकर ओझल होता दिखाया। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो वायुसेना के उसी Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का है जो नीलगिरी में हादसे का शिकार हुआ और हादसे से कुछ पल पहले ही कुन्नूर पहुंचे सैलानियों ने इसे अपने फोन में रिकॉर्ड किया। वीडियो में हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता दिखा और फिर अचानक ओझल हो गया, जैसे किसी तस्वीर में हेलीकॉप्टर को हटाया गया हो। दावा यह किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर अचानक बादलों के बीच पहुंच गया। देखते ही देखते पूरा हेलीकॉप्टर ओझल हो गया। हादसे के फौरन बाद न्यूज 18 ने कुछ चश्मदीदों से बात की थी, जिसमें पता चला था कि मौसम का मिजाज ठीक नहीं था। यह भी बताया गया था कि धुंध के बीच हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था। பர்லியரில் காலையில் குளிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது ஹெலிகாப்டர் அப்படியே தாழ்வான நிலைமையில் அப்படியே வந்துட்டு இருக்குங்க. மிஸ்ட்னாலையா இனி எதனாலன்னு தெரியல, ரொம்ப தாழ்வாக வந்துட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமிக்கும் அதுக்கு ஒரு 2000 அடி டிஃபரெண்ட் அவ்வளோதான் இருக்கும்। तमिलनाडु का नीलगिरी केवल एक जिला नहीं बल्कि एक पर्वत श्रृंखला है, जिसके अजब गजब मौसम में यहाँ के पर्यटकों की खास दिलचस्पी रहती है, क्योंकि यहाँ अक्सर बादल बेहद नीचे दिखाई देते हैं। ऐसे ही मौसम होने की वजह से नीलगिरी में बड़ी संख्या में चाय के बाग भी हैं। लेकिन एक तो समुद्र से नजदीकी और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन दोनों की वजह से यहां का मौसम बहुत तेजी से बदलता है, क्योंकि जैसे ही धूप निकलती है तो तापमान बढ़ जाता है और समंदर से निकलने वाली भाप बनकर खींची चली आती
और मौसम का बदलाव इतनी तेजी से होता है कि पहले से अनुमान लगाना भी मुश्किल है। असल में नीलगिरी की पहाड़ियां करीब 2 से 2,500 मीटर तक ऊंची हैं। यहां की सबसे ऊंची पहाड़ी की ऊंचाई तो 2,637 मीटर। हालांकि बादल आमतौर पर 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, लेकिन नीलगिरी पहाड़ और समंदर के बीच फासला बहुत कम है, जिसकी वजह से वहां 2,000 मीटर से कम ऊंचाई पर ही घने बादल बन जाते हैं। मतलब यह कि नीलगिरी में अगर आप किसी भी गांव या कस्बे में हैं तो आपको बादल 3,000 मीटर नहीं बल्कि केवल 1,000 मीटर या इससे काफी कम ऊंचाई पर दिखने लगते हैं। सीडीएस का हेलीकॉप्टर जिस तरह से गायब होता हुआ और बादलों के बीच में जाता हुआ दिखा, इसको देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम का ऐसा ही मिजाज हादसे की वजह बना। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने पीएम नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने नमाखू से सबसे पहले सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने इस हादसे में शहीद हुए दूसरे जवानों को भी नमन किया। फिर इसके बाद पीएम इस हादसे में मारे गए जवानों के परिवार वालों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। पालम एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीद जवानों के परिवार वालों से मुलाकात की। इस बीच राजनाथ सिंह के साथ सेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री एक एक कर सभी के पास गए, उन्हें ढांढस बंधाया। कौशल और कटरीना कैफ ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी कर ली। विकी कौशल और कटरीना कैफ ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी कर ली। इस दौरान उनके शादी समारोह में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुईं। नए साल से ठीक पहले मुंबई एयरपोर्ट से 2 विदेशी यात्रियों से करीब 250 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई। ये आरोपी जिम्बाब्वे से भारत पहुंचे थे। सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया कि चयनकर्ताओं ने विराट कोहली से T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने की गुजारिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। इसी के बाद चयनकर्ताओं ने सीमित ओवरों यानी T20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान बनाने का फैसला लिया। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच कर रही टीम को कुन्नूर में ब्लैक बॉक्स मिल गया। हादसे की जांच में ब्लैक बॉक्स इसलिए अहम होगा क्योंकि इसके जरिए हेलीकॉप्टर में हुई बातचीत और पायलट के कहे हर शब्द की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जिससे यह पता चल पाएगा कि जनरल रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर आखिर हादसे का शिकार कैसे हो गया। हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स को सेना के अफसर पूरी हिफाजत से निकालकर गाड़ी में रखते दिखे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के कई उपकरण निकालकर जांच के लिए भेज दिए गए। जानकार मानते हैं कि Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स छोटी से छोटी जानकारी भी रिकॉर्ड करता है। चीज को रिकॉर्ड करता है। इनफैक्ट इसके जो इंजन के हर एक स्टेजेस का प्रेशर, उसका टेम्परेचर तक रिकॉर्ड करता है। एक 10,000 के करीब पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है, कॉकपिट वॉइस को भी। जिस जगह हेलीकॉप्टर गिरा उससे कुछ दूरी पर ही रास्ता बंद कर सेना की टीमें जांच में जुटी हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं उसी क्रैश साइट के बेहद करीब और फिलहाल जो है सबको इस जगह से ऊपर जाने से रोक दिया गया है। केवल सेना ही नहीं बल्कि तमिलनाडु पुलिस ने भी चॉपर हादसे की जांच शुरू कर दी, जिसके लिए सुलूर से कुन्नूर तक के पूरे इलाके की जांच की जा रही है। राज्य की कई सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस हादसे की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लग गईं, जिसके लिए कुन्नूर से लेकर सुलूर तक की पहाड़ियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। कुन्नूर में तो हादसे वाली जगह के पास ही कुछ टीमें ड्रोन से इलाके की तस्वीरें लेती दिखीं। आसमान में काफी ऊंचाई तक ड्रोन को भेजकर पूरे इलाके को खंगाला जाता रहा। छोटा सा ड्रोन है, इसने अभी फिलहाल इस पूरी जगह का एक मैपिंग किया है, एक पिक्चर्स लिए हैं, वीडियो लिए हैं और उसके बाद अब ये ड्रोन जो है यहाँ पे लैंड कर रहा है। इसके अलावा कोयम्बतूर जिले के सुलूर में भी जांच की गई। ये वही जगह है जहां से जनरल रावत के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां से किसी भी कश्मीरी पंडित या हिंदू को घाटी नहीं छोड़नी पड़ी। इसके अलावा तब से अब तक वहां 366 पालम एयरपोर्ट पर पीएम और रक्षा मंत्री के बाद सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने भी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने भी सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने भी सभी को श्रद्धांजलि दी। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। युद्धवीरों को सलाम किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल सभी के पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नमन किया, उनके परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और सभी के लिए ये मुश्किल घड़ी है। तमिलनाडु के नीलगिरी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया।
संसद के दोनों सदनों में हादसे में जान गंवाने वाले 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस हादसे में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का भी निधन हुआ उसी में, जिसके बारे में रक्षा मंत्री ने अगले दिन संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने पहले लोकसभा में बयान दिया, जिसके बाद सदन में हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले रक्षा मंत्री ने बताया कि देश के पहले सीडीएस और हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी लोगों का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हो गया, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं हुआ। वहां रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने मांग की कि इस मुद्दे पर उसके नेताओं को भी सदन में बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन उपसभापति ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। राज्यसभा में हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद रक्षा मंत्री ने बयान दिया और जैसे ही वो बैठे, कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उन्होंने मांग की कि विपक्ष के नेताओं को भी इस मुद्दे पर 2-2 मिनट बोलने का मौका मिले, लेकिन उपसभापति ने उनकी बात बीच में ही काट दी और इससे इनकार कर दिया। एकता के साथ सभी लोग मिलके फ्लोर लीडर्स 2-2 मिनट अपनी बात हम सबने संवेदना सामूहिक व्यक्त की, हम सबने सामूहिक संवेदना व्यक्त की, ये परंपरा नहीं है। जिसके बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी यही मांग कर डाली। इस बीच बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी उनकी हां में हां मिलाई, लेकिन उपसभापति नहीं माने। नेता सदन से भी आग्रह करता हूं, ये एक ऐसा राष्ट्रीय शोक का अवसर है, इसमें बाकी सब दलों के नेताओं की भी भावनाएं जुड़ी हैं। हम सब ने माने आनंद जी, हम सब ने सामूहिक श्रद्धांजलि व्यक्त की। ऐसा हुआ है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के रवैये पर बीजेपी ने उसे नसीहत दी कि वो हालात देखकर काम करे। मौके और माहौल की नजाकत समझे बिना जो लोग सियासत करते हैं, वो इसी तरह से उनका सफाया होता है। विपक्ष ने पहले ही कहा था कि वो हादसे से जुड़ी शंकाओं पर सदन में सवाल पूछना चाहता है, लेकिन सदन में उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। वैसे रक्षा मंत्री ने सदन में इस बारे में विस्तार से बयान दिया और हादसे से जुड़ी हर बात बताने की कोशिश की। रक्षा मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि तमिलनाडु के नीलगिरी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह वायुसेना के ट्रेनिंग कमांडर है और खुद भी हेलीकॉप्टर के पायलट। रक्षा मंत्री ने सदन में हादसे से जुड़ी सारी बात बताई और जानकारी दी कि एक दिन पहले जनरल रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोगों ने सुलूर से मी-17 हेलीकॉप्टर से सुबह 11:48 पर वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। उन्हें करीब 12:15 बजे वहां पहुंचना था, लेकिन 12:08 पर हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में स्थानीय लोगों ने आग लगी देखी और मौके पर जाकर हेलीकॉप्टर को आग की लपटों से घिरा देखा, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन का एक बचाव दल वहां पहुंचा। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने दूसरे के नाम पर परीक्षा देने वाले गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने दूसरे के नाम पर परीक्षा देने वाले गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि सेक्टर 58 के एक परीक्षा केंद्र पर फर्जी कागजों के जरिए दूसरे के नाम पर परीक्षा दे रहे एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में बन रहे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान मैदान में पहुंचे सिंधिया ने बल्ला भी थामा और काफी देर तक क्रिकेट खेला। राजस्थान के चूरू में एक ट्रक और बाइक में आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि आग लगने से ट्रक को भी काफी नुकसान पहुंचा। यूपी के बिजनौर में जन्मदिन के मौके पर फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जश्न के दौरान फायरिंग कर केक काटा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़के को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक थाने के बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि दहेज विवाद में दोनों पक्ष बातचीत के लिए थाने पहुंचे थे, लेकिन वो थाने के बाहर ही एक दूसरे से भिड़ गए और जमकर मारपीट की। जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सभी 9 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिसके बाद सभी को अस्पताल से घर भेज दिया गया। साथ ही प्रशासन की तरफ से इन सभी लोगों को 7 दिनों तक क्वारंटीन रहने की सलाह भी दी गई। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हिमाचल के रहने वाले लांस नायक विवेक कुमार भी शहीद हो गए। वो सीडीएस बिपिन रावत के पीएसओ थे। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद से ही विवेक के गांव में मातम पसरा हुआ है। पूरे गांव में हर कोई उदास है। विवेक की पिछले साल ही शादी हुई थी और उनका 6 महीने का बेटा है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद से ही पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है।
भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि बड़ी छोटी सी उम्र में इस दुनिया को वो अलविदा करके चला गया है, अपने श्री चरणों में स्थान दे। बाकी आर्मी है, आर्मी अपने जवान की हर ज़रूरत को पूरा करती है। इस परिवार को सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं मिल पाएगा, ज़रूरतों का पूरा ध्यान आर्मी रखती है। बस मुझे यही कहना है, पुनः भगवान से प्रार्थना है कि भगवान अपने श्री चरणों में इस दिवंगत आत्मा को स्थान दे। तमिलनाडु के नीलगिरी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इलाज के लिए बेंगलुरु के एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक दिन पहले हादसे के तुरंत बाद उनको वेलिंगटन के सेना के अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर फौरन उनको एयर एम्बुलेंस से पहले बेंगलुरु लाया गया और फिर एम्बुलेंस के जरिए वरुण सिंह को एयरफोर्स के अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पहले से ही उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल का स्टाफ पूरी तरह मुस्तैद दिखा। और जैसे ही एम्बुलेंस अस्पताल में दाखिल हुई, वहां के कर्मचारी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को हॉस्पिटल के अंदर ले गए। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, मगर इलाज में कोई देरी न हो इसके लिए जिस रास्ते से उनकी एम्बुलेंस गुजरी, वहां पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया। बताया गया कि शौर्य चक्र विजेता वरुण सिंह हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जबकि घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए लोगों ने प्रार्थना शुरू कर दी। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर को वरुण सिंह और उनके साथी पृथ्वी सिंह ही उड़ा रहे थे, जिसमें जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया। जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें भी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद वरुण सिंह के लिए देवरिया के उनके घर में पूजा शुरू हो गई। आसपास के लोग भी मंदिर में उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करते नजर आए। बताया गया कि वरुण सिंह के लिए अगले कुछ घंटे काफी अहम हैं और जख्मी होने की वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टर बता रहे हैं कि 48 आवर क्रूशियल है और आईसीयू में है। देवरिया के उनके घर पर भी लोग उनके लिए परेशान दिखाई दिए। हर कोई सिर्फ उनकी सलामती की दुआ करता दिखा। उनके इसके लिए अच्छा होने के लिए पूजा पाठ है और भगवान से विनती कर रहे हैं। तमिलनाडु में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पड़ोसी भी उनकी बहादुरी को याद करते नजर आए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे के करीब योगी आदित्यनाथ का दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। खबर है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तमिलनाडु के वेलिंगटन में सीडीएस रावत समेत 12 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीडीएस और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर वेलिंगटन से दिल्ली लाया जाना था, लेकिन इससे पहले श्रद्धांजलि के लिए 12 शहीदों का शव मद्रास रेजिमेंट लाया गया, जहां फूलों से सजे ट्रक से एक एक कर शव उतारे गए और उन्हें मद्रास रेजिमेंट में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। जिसके बाद वहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने वालों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धांजलि देने वालों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल थे। मद्रास रेजिमेंट में शहीदों को आखिरी सलाम के बाद वो वहां थोड़ी देर ठहरे और सेना के अधिकारियों से बात की, जिसके बाद वहां तेलंगाना की राज्यपाल भी पहुंची और उन्होंने शहीदों को आखिरी सलाम किया। इससे पहले सीडीएस और बाकी शहीदों के पार्थिव शरीर वेलिंगटन में सेना के अस्पताल में थे, जहां से उनके पार्थिव शरीर मद्रास रेजिमेंट लाने के लिए सुबह से तैयारी शुरू हो गई और फूलों से सजा ट्रक सेना के अस्पताल पहुंचा। इस दौरान अस्पताल के बाहर कड़ी सुरक्षा नजर आई। थोड़ी ही देर बाद ट्रक शहीदों के शवों को लेकर बाहर निकला, जिसके पीछे सेना के जवान मार्च करते नजर आए। अस्पताल से यह ट्रक सीधा मद्रास रेजिमेंट पहुंचा, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने के खास इंतजाम किए गए। सेना के आला अधिकारियों की मौजूदगी में नेता और दूसरे लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। सीडीएस बिपिन रावत के निधन की खबर सुनकर उत्तराखंड के चमोली के एक इलाके के लोग बेहद भावुक हो गए। उन लोगों ने उस वक्त को याद किया जब जनरल बिपिन रावत अक्टूबर 2019 में बतौर आर्मी चीफ उनके इलाके में पहुंचे थे और तब लोगों ने उनके सामने अपनी सबसे बड़ी परेशानी रख दी थी। बताया गया कि उस वक्त उस इलाके में कोई मोबाइल टावर नहीं था, जिसकी वजह से लोग फोन पर बात नहीं कर सकते थे। लेकिन जब जनरल बिपिन रावत को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने गांव के लोगों से जल्द ही मोबाइल टावर लगवाने का वादा कर दिया था। लेकिन हमारे दुख लगाने वाले की बात आपसे कह रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि उस वक्त के आर्मी चीफ रहे बिपिन रावत ने जल्द ही अपने वादे को पूरा करके दिखा दिया। देखते ही देखते 1-2 महीनों के पश्चात हमारे पूरे घाटी में 7-8 टावर लगभग जियो के उन्होंने इशू करवाए। अक्टूबर 2019 में जब बिपिन रावत ने इस इलाके का दौरा किया था, तब उन्होंने न केवल सेना के जवानों से बल्कि वहां के लोगों से भी मिलकर उनकी परेशानी सुनी थी। इस दौरान गांव वालों ने भी बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था।
यूपी के भदोही में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। शहीद चौक पर पहुंचकर लोगों ने उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में टीचर और दूसरे लोग शामिल रहे। इस बीच लोगों ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नारे भी लगाए। हम सभी लोग मिल करके जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और कैंडल मार्च को हम लोगों ने निकाला है। उनको श्रद्धांजलि दी गई कि वो शहीद हो गए, पूरे परिवार के साथ और अपने सहयोगियों के साथ हम सभी लोग मिल करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे की खबर मिलते ही सारे देश के साथ राजस्थान में भी मातम छा गया। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में राजस्थान के भी 2 जवान मौजूद थे, जिनमें शहीद कुलदीप राव उस हेलीकॉप्टर के को पायलट थे। और जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर उनके परिवार तक पहुंची, पूरा गांव गमगीन हो गया। झुंझुनू के रहने वाले स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव की मां का गला रुआंसा हो गया, लेकिन हिम्मत टस से मस नहीं हुई। शहादत की खबर ने सारे गांव की आंखें नम कर दी। बताया गया कि शहीद कुलदीप राव के परिवार में उनके पिता, बहन और जीजा भी फौज का हिस्सा रहे हैं। उनके परिवार ने बताया कि कुलदीप एक जांबाज पायलट थे और पिछले कई साल से सेना के विमान उड़ा रहे थे। इसी हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था, ये सेल्लोर है कोयम्बटूर में, उसमें पोस्टेड है। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव की शहादत पर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट कर दुख जताया। वहीं दूसरी तरफ जब उनका परिवार जयपुर से झुंझुनू के लिए रवाना हुआ तो सरकार में मंत्री लालचंद कटारिया ने उन्हें ढांढस बंधाया। जिस तरह का हादसा पूरी राजस्थान की आम आवाम दुखी है। राजस्थान की मिट्टी ने इस हादसे में अजमेर के लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को भी खो दिया। अजमेर में उनके घर पर सन्नाटा पसरा नजर आया। हादसे की खबर मिलने के बाद वैशाली इलाके में भी मातम छा गया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के निधन के बाद हर तरफ मातम पसरा हुआ है। इस बीच नए सीडीएस के नाम पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। बताया गया कि अगले 10 से 15 दिन में नए नाम का ऐलान सरकार कर सकती है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का नाम सबसे आगे चल रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के अलावा जनरल नरवणे नौसेना और वायुसेना में भी अपने बराबर के अधिकारियों में सबसे सीनियर हैं, यानी मौजूदा तीनों सेना के प्रमुखों में वो सबसे वरिष्ठ हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को 27वें आर्मी चीफ के रूप में पदभार संभाला था। सूत्रों के मुताबिक इस पद की रेस में दूसरा नाम आरकेएस भदौरिया का चल रहा है, जो हाल ही में वायुसेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि कोई सर्विंग अफसर ही इस पद पर नियुक्त होगा और इस हिसाब से जनरल नरवणे का पलड़ा भारी दिख रहा है। हम आज एक उभरता हुआ वर्ल्ड पावर है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, तो हमें ऐसा पोस्ट 1 मिनट भी नहीं खाली रख सकते। तो जिम्मेवारी किसी को दी गई है और जो सीनियर मोस्ट होगा उसको टेम्परेरीली ऑफिशिएटिंग रोल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये जिम्मेवारी दी होगी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी। तो मेरे को कोई शक नहीं उसमें। और जो असली में जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो चंद दिनों में आपको पता लग जाएगा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के निधन के बाद हर तरफ मातम पसरा है। इस बीच नए सीडीएस के नाम पर चर्चा शुरू हो चुकी है। बताया गया कि अगले 10 से 15 दिन में नए नाम का ऐलान सरकार कर सकती है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का नाम सबसे आगे है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के अलावा जनरल नरवणे नौसेना और वायुसेना में भी अपने बराबर के अधिकारियों में सबसे सीनियर हैं, यानी मौजूदा तीनों सेना के प्रमुखों में वो सबसे वरिष्ठ हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को 27वें आर्मी चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इस पद की रेस में सूत्रों के मुताबिक दूसरा नाम आरकेएस भदौरिया का है, जो हाल ही में वायुसेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए हैं। हालांकि सीडीएस पद का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब सेना प्रमुख बिपिन रावत के रिटायरमेंट से 2 दिन पहले हुआ था। इसलिए माना जा रहा है कि कोई सर्विंग अफसर ही इस पद पर नियुक्त होगा और इस हिसाब से जनरल नरवणे सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को करना है। कुन्नूर हादसे में जवान जितेंद्र कुमार के शहीद होने की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश के सीहोर के उनके गांव में शोक की लहर फैल गई। वो शहीद जनरल बिपिन रावत की सुरक्षा में पिछले कई दिनों से तैनात थे और हादसे के वक्त उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। जिनके शहीद होने की खबर मिलते ही उनके घर पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दुख की इस घड़ी में गांव का हर आदमी शहीद जवान जितेंद्र सिंह के घर वालों के साथ खड़ा दिखाई दिया। तमिलनाडु के कुन्नूर हादसे में जनरल बीपी रावत के साथ भोपाल के पास सीहोर जिले के
जो एक जो गांव है, इस गांव का छोटा सा ये जो सामने आप जो घर देख रहे हैं, इस घर का एक सपूत भी था, वो भी शहीद हुआ है। उनके घर पर इलाके के विधायक समेत आसपास के गांवों के भी कई लोग पहुंचने लगे। हालांकि इतने लोगों के साथ के बावजूद शहीद जवान के पिता कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं थे। क्या कहा था, कुछ बच्चे ने कहा? वहीं उनके चाचा को भी अपने भतीजे की मौत की खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। जितेन हम सब साथ में थे, मैं उसका चाचा हूं, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा था दोनों के जैसे दोस्त हो। कभी ऐसा नहीं रहा कि वो चाचा भतीजे का रिश्ता रहा। बताया गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी फोन कर शहीद जवान के परिवार से बात की। तमिलनाडु के नीलगिरी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की याद में देश के कई शहरों में शोक सभाएं हुई, जिसकी एक तस्वीर राजधानी दिल्ली से सामने आई, जहां आरकेपुरम इलाके में लोग देश के पहले सीडीएस को श्रद्धांजलि देने के लिए रात में ही इकट्ठा हुए और उनकी फोटो पर फूल चढ़ाए, जबकि कुछ लोगों ने जलती हुई मोमबत्तियां उनकी तस्वीर के आगे लगाई। इस दौरान इन लोगों ने बिपिन रावत अमर रहे के नारे भी लगाए। बिपिन रावत जी अमर रहे, बिपिन रावत जी अमर रहे। इस श्रद्धांजलि सभा में आए लोगों ने देश की रक्षा के लिए किए गए उनके योगदान को याद किया। जिन्होंने इतने पूरे देश को संभाला हुआ था, तो भगवान कह रहे भाई उनकी आत्मा को शांति दे। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से भी सामने आई। वहां एक इलाके में लोग जलती हुई मोमबत्तियां लेकर इकट्ठा हुए और सीडीएस की फोटो पर फूल चढ़ाने के बाद कुछ देर का मौन भी रखा। श्रद्धांजलि देने वालों में बच्चे भी पीछे नहीं रहे। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा में एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने दिए जलाकर हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के कामों को इन लोगों ने याद किया। आम लोगों के अलावा सियासी दलों ने भी कई राज्यों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से सामने आई। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सभी 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी, जबकि इस कार्यक्रम में आए सुरक्षा बल के कुछ जवानों ने सीडीएस को सलामी देने के साथ ही 2 मिनट का मौन रखा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए लोगों ने बिपिन रावत के निधन को देश के लिए बड़ा नुकसान बताया। जो हमारे बीच में आज नहीं रहे, जो शहीद हुए, उनको अल्लाह ताला स्वर्ग नसीब करे, जन्नत नसीब करे। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के दौरान मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कुछ देर का मौन रखा। उधर जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने एक शोक सभा बुलाई और हाथों में तिरंगे लेकर सीडीएस के नाम के नारे लगाए। इस दौरान इस शोक सभा की अगुवाई कर रहे डोगरा फ्रंट के एक सदस्य ने जलती हुई मोमबत्तियां लेकर बिपिन रावत की फोटो की आरती उतारी। जनरल बिपिन रावत अपने रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड के देहरादून में रहने की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना था कि सीडीएस के तौर पर अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद वो देहरादून के शांत माहौल में जिंदगी बिताएं। ऐसे में अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने देहरादून में अपना घर बनवाना भी शुरू कर दिया था। बताया गया कि 1 महीने पहले ही जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत मकान का काम देखने भी वहां आई थी। सीडीएस बिपिन रावत को रिटायरमेंट के बाद देहरादून में सेटल होना था और सपना यही था कि देहरादून में रहेंगे और जो आगे का वक्त है वो यहीं पर गुजारेंगे। जनरल रावत के शहीद होने की खबर मिलने के बाद घर का काम भी रोक दिया गया। इस खबर से वहां मौजूद कारीगर भी निराश और दुखी नजर आए। हमें सूचना मिली कि 2 बजे कि वो एक्सीडेंट हो गया ऐसे। हमने तभी काम बंद कर दिया। हम स्टील का काम करते हैं। इस मकान को जनरल रावत के रिटायरमेंट तक बना के तैयार किया जाना था और इसलिए वहां का काम पूरी रफ्तार से जारी था। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद देश के कई हिस्सों में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसकी कुछ तस्वीरें जम्मू से सामने आई। वहां सरकारी कॉलेज के छात्रों और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने देश के महान शूरवीर को नम आंखों से अलविदा कहा, जिसके लिए सरकारी डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएं एक मैदान में जुटे, जहां कॉलेज के सभी एनसीसी कैडेट ने उन्हें सलामी दी। सलामी शस। इस दौरान जनरल बिपिन रावत की तस्वीर पर एक माला लगाई गई और उसके सामने मोमबत्तियां जलाई गईं। हम उनके दुख में उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं, इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। जम्मू के एक स्कूल में भी ऐसा ही मंजर दिखा, जहां स्कूल के बच्चों ने मंत्रों के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बच्चे हाथ में जनरल बिपिन रावत और उन जवानों की तस्वीरें पकड़े दिखे जो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। पास ही एक टेबल पर श्रद्धांजलि लिखा नजर आया, जिसके पास मोमबत्तियां जलाई गईं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति रहे और ये हमारे देश का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने दुख की इस घड़ी में देश के लिए दिए गए जनरल बिपिन रावत के योगदान को याद किया।
उधर जम्मू के अलावा श्रीनगर में भी लोगों ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार करने वाले सीडीएस बिपिन रावत को लोगों ने लाल चौक पर जुटकर नमन किया और इसके लिए लाल चौक पर जनरल रावत की एक तस्वीर रखी गई जिस पर फूल माला लगाई गई। उनकी तस्वीर के पास तिरंगे भी लगाए गए। लोगों ने वहां मोमबत्तियां जलाई, उनकी तस्वीर पर फूल डालकर उन्हें नमन किया। हमारा एक बहुत पुराना एक रिश्ता है। जहाँ तक हम बात करें कि कश्मीरियत की, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंसानियत की और जमहूरियत की। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के घर वालों से मिलकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें ढांढस बंधाया। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह यूपी के आगरा के रहने वाले थे, जिनके निधन की खबर मिलते ही राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके घर पहुंचे। वो दुख की इस घड़ी में विंग कमांडर के घर पर काफी देर तक रुके और परिवार वालों की हिम्मत बढ़ाई। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जी के कल सर्वोच्च बलिदान का समाचार मिला। आगरा में कार्यक्रम था, तो सारे कार्यक्रम रद्द करके परिवार के पास आए हैं। हालांकि डिप्टी सीएम के पहुंचने से पहले ही वहां कई लोग जुट चुके थे। जिसे भी इस हादसे की जानकारी मिली वो परिवार से मिलने पहुंच गया। वहां लोगों के साथ नेताओं और बड़े अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो आगरा नगर निगम के कर्मचारी भी विंग कमांडर के घर के आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखने में जुट गए। उन्होंने पूरे रास्ते की सफाई की। और इस बीच तमिलनाडु के कोयम्बतूर में रहने वाले शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी पत्नी और बच्चों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो बदहवास हो गए, जबकि आगरा में रहने वाले माता पिता का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में परिवार की दूसरी महिलाओं ने मुश्किल की इस घड़ी से उन्हें बाहर निकालने का जिम्मा संभाल लिया। लेकिन शहीद पृथ्वी सिंह के पिता भी पुराने दिनों को याद कर खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। वहीं घर के दूसरे सदस्यों का भी बुरा हाल दिखा। आखिरी बार हमारे पास में रक्षाबंधन पे आए थे, तो 15 दिन यहीं रहे थे। उसके बाद में फिर इनका ट्रांसफर हो गया, फिर उसके बाद में फिर जो वहीं पे रहे। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने ट्वीट के जरिए शहीद पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि दी।